गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। हम्म। अब बातें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। सो चैप्टर नंबर 6 जो हमने पिछले 7-8 क्लासेस में कवर, 7 सॉरी नॉट 6, चैप्टर नंबर 7 जो हमने पिछले 7-8 क्लासेस में कवर किया, आज हम उसके डाउट सेशन पे हैं प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आपने कहीं इधर उधर से देखे हो, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी हो, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप आपके क्वेश्चंस बताएं, फिर एक आध क्वेश्चन मैं भी बता देता हूँ, और कल फिर हम इसका टेस्ट लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तन्मय की तरफ से, लिख के नहीं लाया, बोल के बताएगा। बोलो भाई तन्मय। एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, रफ फिगर तैयार करते हैं। अच्छा, कल के टेस्ट में जितने भी फिगर्स होंगे वो रफली आपको ड्रॉ करने होंगे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स। पेन से बने हुए फिगर के मार्क्स कटेंगे, मिलेंगे नहीं, उल्टा कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ में हर स्टूडेंट टेस्ट नोटबुक में ही टेस्ट देगा। क्लियर है ना सबको? अपनी नोट्स की नोटबुक भी लाएंगे, वो सबमिट कराएंगे यहाँ पे, वो चेक होती रहेंगी, और आप आपकी टेस्ट नोटबुक में अपना टेस्ट देंगे। ये चीज क्लियर है सबको? कान खोल के सुन लेना, फिर मत कहना कि भूल गया था। अगर नहीं फॉलो किया तो आपके मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्क्स। तो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अपनी अपनी पेंसिल्स और ये जितनी भी चीजें हैं, स्केल, ये सब अपना लेके आना है। कोई लैंडिंग एंड बोरोइंग भी अलाउड नहीं होगी कि स्केल दे दे, पेंसिल ले ले, शार्पनर दे दे, रबड़ दे दे। ये कुछ अलाउड नहीं होगा, सब अपना अपना तामझाम लेके आएंगे। हाँ जी। एक पैरेललोग्राम में क्या हुआ था? तीन वर्टिसेस दे रखी हैं और एक वर्टिसेस, एक वर्टेक्स मिसिंग है, चौथा वर्टेक्स मिसिंग है। जैसे कि मान लो ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, और डी मिसिंग है। मिहिका बताओ कैसे निकालेंगे चौथा वर्टेक्स? कोऑर्डिनेट्स तो पॉइंट के होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और वर्टिसेस किसी भी क्वाड्री, किसी भी पॉलीगन के होते हैं। किसी भी पॉलीगन की दो साइड जहां टकराती हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और प्लूरल फॉर्म में उसी को बोलते हैं वर्टिसेस। तो इस क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स चार कोनों पे टकरा रही हैं, तो ये चार इसकी वर्टिसेस हैं। अब इन चारों वर्टिसेस के दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के होंगे, क्वाड्रिलेटरल के थोड़ा ना कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे? पॉइंट के। और वो पॉइंट जो है वर्टेक्स का काम कर रहा है उस क्वाड्रिलेटरल के लिए। समझ गए? तो इसके ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये गिवन है हमको ऑलरेडी, कुछ भी न्यूमेरिक फॉर्म में। बी के भी हमको गिवन है, सी के भी हमको गिवन है, डी के मिसिंग है। दोनों मिसिंग है कि एक मिसिंग है? दोनों ही मिसिंग है। तो बताओ जरा कि हम ये मिसिंग वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं? डायगोनल्स बना के। ओके, लेट अस सपोज ये मैंने डायगोनल्स बना दिया, ए सी और बी डी, और मैंने ये भी मान लिया कि ए सी और बी डी जो है पॉइंट पी पे टकराते हैं। चलेगा? अब आगे बताओ क्या एल्गोरिदम होगा, आगे क्या काम रहेगा हमारा इसमें करने? डायगोनल्स बन गए अब। मतलब आपके कहने का मतलब है पी, पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे, ऐसा काहे में ही है? ठीक है, कैसे निकाल लेंगे? यस, यस, वेरी गुड। बी और डी में से डी मिसिंग है, पर ए और सी में से तो ए दोनों गिवन है। और पी जो है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी एज वेल। तो अगर पी ए सी का मिड पॉइंट है तो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पी के नहीं निकाल सकते सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला केस यूज करके? कैसे? इसको इसको जोड़ो, आधा करके इधर पटको, इसको इसको जोड़ो, आधा करके इधर पटको, में निकल गए। हाँ मिहिका, वेरी गुड। यहां तक बिल्कुल सही हो आप। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। आगे बताओ। उनको एक्स और वाई क्यों माने? वो तो न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुके हैं हमारे पास, जैसे 3,2, 7,8। हाँ, डी के कोऑर्डिनेट्स, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली मिसिंग है तो एक्स और वाई मानना ही पड़ेगा। हाँ आगे। तन्नू आगे बताओ क्या करेंगे? अगेन सेक्शन फॉर्मूला का। ये फैन ऑफ कर देना बेटा, ऊपर से लाइट गई हुई है। क्या नाम है? सक्षम, ये वाला फैन भी ऑफ कर दे। फैन ही ऑफ करना, इधर मेरी तरफ वाला स्विच, वो उधर की तरफ वाला मत कर देना, सब बंद हो जाएगा नहीं तो।
बैठ। हाँ, तनु बोलो ना। सेक्शन फॉर्मूला का अगेन दूसरा, सेक्शन फॉर्मूला का अगेन मिड पॉइंट केस यूज करना है क्या ओरिजिनल? ओरिजिनल। क्यों, पी जो है बीडी का मिड पॉइंट नहीं है क्या? पी क्या केवल एसी का ही मिड पॉइंट है क्या? बीडी का भी है ना। तो उसका भी तो मिड पॉइंट है, तो इसके लिए अगर मिड पॉइंट केस यूज हो रहा है तो उसके लिए भी तो मिड पॉइंट केस ही यूज होगा, दोनों का मिड पॉइंट है वो। तो भाई जब बीडी डायगोनल की बात हो रही है, देखो इधर, जब एसी डायगोनल की बात हो रही है तो ए गिवन, सी गिवन, पी मिसिंग। निकाल लिया आपने पी, निकाल लिया। अब जब बीडी डायगोनल की बात हो रही है तो बीडी डायगोनल में क्या क्या गिवन? बी गिवन, मिड पॉइंट पहले मिसिंग था लेकिन आज की तारीख में तो गिवन है, ऊपर से कॉपी करोगे ना, सेम ही तो पॉइंट है। और ये मिसिंग। तो जब मिड पॉइंट गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है, तो दूसरा एंड पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या? अगेन दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू ये कर देंगे, एंड दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू ये कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, एक्स और वाई आ जाएगा। इजी। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से समझना है हर एक क्वेश्चन को, बट ऐसे रटना नहीं है कि इस क्वेश्चन में तो ऐसे करना है। उसका मैकेनिज्म समझना है, तरीका समझना है। ओके, समझ में आया क्या? उधर से हर्षिता एंड मोनिका बोलो। नहीं निकल सकता, एटलीस्ट 3 के गिवन होने चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, तो बात तो वही हो गई ना, 4 में से 2 गिवन है, 2 के गिवन नहीं है ना, वो भी वही बात पूछ रही है, तो फिर नहीं निकाल सकते। ए बी सी डी कितने वर्टिसेस हैं? कुल मिला के कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 4 के 8। 8 में से 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोई से भी हो। इवन ये भी हो सकता है कि एक उसका मिसिंग है और एक इसका मिसिंग है, ये भी हो सकता है, फिर भी निकल जाएंगे। एक सवाल किया था हमने सेक्शन फॉर्मूला में, एक तो इसका मिसिंग था एक्स और वाई इसका मिसिंग था, तो भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, कुल मिला के 8 में से 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अच्छा, एक का एक्स नहीं है, दूसरे का भी एक्स नहीं है, फिर तो नहीं निकल सकते। एक का एक्स मिसिंग हो, दूसरे का वाई मिसिंग हो, किसी भी एक वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग और किसी भी दूसरे वर्टेक्स का या उसी वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट मिसिंग, तभी सॉल्वेबल है, अदरवाइज किसी और केस में सॉल्वेबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। समझ में आया ना अच्छे से सबको ये? दो बनेगी ना, एक्स कोऑर्डिनेट की एक बनेगी, वाई कोऑर्डिनेट। नहीं, उनको इक्वेट क्यों करना? एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, एक वेरिएबल की तो एक ही इक्वेशन। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट वाला जो इक्वेशन बनाओगे उसमें एक्स ही वेरिएबल रहेगा ना, तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो एक्स सॉल्व नहीं होगा क्या? और दूसरे में केवल वाई रहेगा, तो वो भी एक वेरिएबल एक इक्वेशन है। इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 और पी के तुमने निकाल लिए ऊपर से, मान लो तुमने निकाल लिए, क्या बोलो, 7,9 निकाल लिए। अब इसके मिसिंग हो गए एक्स और वाई, तो बताओ x+3 मिड पॉइंट कैसे यूज करो? बोलो। x+3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7 से इक्वेट करोगे, और फिर 2+y या y+2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू किससे इक्वेट करोगे? 9 से इक्वेट करोगे। अब इसको अलग से सॉल्व करो तो वहां से x आ जाएगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, इसको अलग से सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लाइट गई हुई है तो हो सकता है कि ये बंद हो जाए, जल्दी जल्दी पूछो। हाँ, हाँ आवाज आ रही मुझे भी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों गर्ल्स इधर आ जाओ, उठ के यहाँ आ जाओ चारों गर्ल्स, चारों गर्ल्स यहाँ आ जाओ जब तक लाइट नहीं आती है। ये क्या कर रहे हैं?
हाँ यूं हो जाओ ना। ये बैग हटाओ ना यहाँ से। बैग को वहां रखो। ये भी बैग उधर रखो। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, स्लो मोशन। ये चेयर सीधा ले लो। हम्म। ले आओ वो चेयर ले आओ। दिख रहा है? थोड़ा सा अच्छा इसको उतार दे नीचे, है ना? इस स्टूल को उतारो नीचे, इसी पे बैठ जाओगे ना? अभी दिख रहा है? बैठ जाओ ना। नहीं दिख रहा? तो आपको वहां से कैसे दिखेगा? या तो चेयर को आगे लो। हाँ जी, दिख रहा है सबको? सक्षम को नहीं दिख रहा। चलो अपना क्वेश्चन बोलो जब तक लाइट आ जाएगी। इसको उठा के नीचे रख दो, इसको। इसको उठाओ आराम से ऊपर से, और नीचे रख दो। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो वन। करें फिर वाइंड अप क्लास। तो बताओ ना। एग्जाम्पल नंबर 9। आहिस्ता से एक पंखा चलाना। ठीक है। तो सारा एनर्जी वही ले रहा था, उसके बंद करते ही चल गए। एग्जाम्पल नंबर 9। 7। ये वाला, यही वाला है। ओके। जिसको नहीं दिख रहा वो अपनी बुक से थोड़ा सा देख के और थोड़ा सुन सुन के ध्यान लगाए। कोई बात नहीं। किया था आपने ये? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? वो तो कह रहा एक्सरसाइज का सवाल है। नहीं है? अब आपका सवाल पढ़ो। एग्जाम्पल 9 पढ़ो। एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। इधर देखो, फाइंड द रेशियो, आगे बोलो। इन विच द वाई एक्सिस, द एक्स एक्सिस। हाँ। लाइन सेगमेंट joining the point something and something. Also find the coordinates of the point of division. हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अलग, और डिवीजन थोड़ी वर्डिंग ही तो अलग है। क्या डिफरेंस? अरे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट निकालना मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। पॉइंट निकालने का मतलब थोड़ा ना था कि पॉइंट का नाम बताओ, पॉइंट ए की, बी ए की, सी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आपको कह दिया फाइंड द पॉइंट, दैट मींस आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है। वो बोल के बताया कि कोऑर्डिनेट्स निकालो, वो कहते हैं पॉइंट निकालो, दोनों ही केस में आपको कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है। फर्क इतना है कि आपके केस में वाई एक्सिस है और मेरे केस में क्या है? एक्स एक्सिस है। तो हमने किया था ना ये सवाल कि नहीं किया था कि एक लाइन सेगमेंट है। बोलो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए और बी? हम्म। हम्म। अब इसको वाई एक्सिस काट रही है, ठीक है ना? हमारे केस में एक्स एक्सिस काट रही थी, और इस एग्जाम्पल में कौन काट रही है? उसको इंटरसेक्ट करिए वाई एक्सिस। तो कहीं से भी आपकी मर्जी है जहां से वाई एक्सिस को पास थ्रू करवा दो। मान लो कि ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो पी बोल दो। अब ये पी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाया करता है उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं? वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स लाया करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होते हैं, किस टाइप के होते हैं? 0, समथिंग या 0, वाई। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे -6 गिवन हो गया, और सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो गया 5, -1, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। तो इन तीन चीजों की मदद से रेशियो आ जाएगा, K रेशियो 1 मान लेंगे तो जब हम के की वैल्यू आ जाएगी। K रेशियो 1 वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? आपके मन में जो भी रेशियो आ रहा है मुंह में वो बोलो। 7:9। अगर इस रेशियो को मैं बोथ साइड्स डिवाइडिंग बाय 9 कर दूं, तो ये रेशियो क्या बन गया? 7/9:1। अब हर्षिता आप आपके मन से कोई सा भी रेशियो बोलो। 10:11 को अगर मैं बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 11 कर दूं, तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाता है 10/11:1। तो दुनिया का कोई भी रेशियो K रेशियो 1 में कन्वर्टेबल है, इसलिए अपन जब भी रेशियो मिसिंग होता है तो K रेशियो 1 मानते हैं। देखो ये K रेशियो 1 की फॉर्म का रेशियो है।
ये भी k/1 की फॉर्म का रेशियो। इवन दुनिया का कोई भी रेशियो 1/k की फॉर्म में भी कन्वर्टेबल है, लेकिन 1/k की फॉर्म में मानने से एक प्रॉब्लम है। जब आप रेशियो को k/1 मानेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी ना 7/9, वही एक्चुअल रेशियो होगा, चेक करो। समझे? जो k की वैल्यू आएगी ना 10/11, वही एक्चुअल रेशियो होगा, देख लो। लेकिन अगर आप इसको 1/k मानेंगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर आपको k की वैल्यू रख के और फिर कन्वर्ट करके वापस सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं, पूरी एंटायर मैथमेटिक्स में जब भी रेशियो मिसिंग है तो आप k/1 मान के अज्यूम करके उस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? अब k/1 से आपको ये रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लो k/1 आ गया 10/11/1, तो 10/11/1 का मतलब क्या है? 10/11। तो आपका m1:m2 क्या आ जाएगा? 10/11। अब 10/11 आ गया है, रेशियो ऑफ डिवीजन आ गया है, एंड पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का जो मिसिंग वाला कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट, वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट। नहीं है कोई डाउट? ओके, चलो अब ध्यान से सुनो। हमारे इसमें टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल ये रहा। देखो, आपका ये थर्ड नंबर का टॉपिक जो थे, सारे बच्चे ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कट चुका है वैसे तो, है ना? बट थोड़ी सी नॉलेज ले लो इसकी, फॉर योर पर्सनल एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि आगे तो करना है। कोई भी चीज अभी कट रही है ना, कोई भी XYZ कोई भी चीज कट रही है ना, वो आगे जरूर आएगी, याद रखना। ठीक है, तो वो जस्ट आपके अभी कोर्स से कट रही है, आपकी जिंदगी से नहीं कटेगी, वो कट ही नहीं सकती, आगे जरूर आएगी, कहीं ना कहीं टकराएगी। अब कोई कहे सर हम 11th में मैथ्स ही नहीं लेंगे, मत लेना, फिर भी टकराएगी। कैसे? ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे, आप कुछ भी ले लो, इवन आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जो पुराने कॉन्सेप्ट से बेस्ड रहते हैं। ठीक है? और जो अक्सर जो चीज हम छोड़ देते हैं ना, वो चीज हमेशा आगे आती है, लाइफ साइकिल है। यही लाइफ साइकिल है। हो सकता है आगे चल के आप आर्किटेक्ट बन जाओ। अब आर्किटेक्ट तो आप किसी और कुछ सोच के बने थे, लेकिन जब आर्किटेक्ट बन गए तो अब आपको फिर ट्रायंगुलर रूम का एरिया निकालना है। फिर याद आई कमल सर की, सर ने समझाया था एरिया निकालने का फॉर्मूला, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तो वो चीज सामने जरूर आएगी जिसको आज छोड़ रहे हो। ठीक है, ये ही लाइफ साइकिल है। हाँ, इधर देखो। क्या पता इनका कोई क्लाइंट हो जो कहे मुझे ट्रायंगुलर रूम चाहिए, कुछ भी हो सकता है भाई। बेटा अभी, अभी आप दुनिया में आए 13-14 साल ही हुए हैं आपको। ठीक है ना? जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी ना, तो पता चलेगा कि कोई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको लगता है ऐसा नहीं है पर होता है ना? कई लोग कहते हैं कि मैंने देखा नहीं, मैं कैसे मानूं? तूने तो अमेरिका भी नहीं देखा, फिर अमेरिका नहीं है क्या? है ना? है ना, दुनिया में ही है। फिर तूने तो विराट कोहली को भी नहीं देखा होगा रूबरू, इसका मतलब विराट कोहली दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? चलो इधर देखो, अब आओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये सबको पता है फॉर्मूला। अब इसमें बेस और हाइट का मतलब क्या होता है वो समझो बच्चों। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है, ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन है जो 3 साइड से बनता है ना? जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है, तो इसमें 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, दूसरा बी सी, साइड साइड वर्टेक्स नहीं कह रहा हूं। 3 वर्टिसेस तो ए बी सी है, लेकिन साइड्स कौन कौन सी हैं? एक साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी, तीसरी साइड होती है ए। साइड का मतलब होता है उसकी पॉलीगन की बाउंड्री, है ना? और वर्टेक्स मतलब जहां पे बाउंड्रीज आके इंटरसेक्ट करी, कोना। वर्टेक्स मतलब कोना। तो हर एक साइड के अपोजिट एक एंगल होता है, ध्यान से देखो। तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? सी। या ए बी के अपोजिट वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, साइड ए बी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। और एंगल भी इसके यही अपोजिट है ना। अगर ए बी साइड के अपोजिट एंगल पूछे तो भी एंगल सी कहेंगे, और ए बी साइड के अपोजिट वर्टेक्स पूछे तो भी एंगल सी कहेंगे। बताओ बीसी के अपोजिट कौन है? बीसी के सामने कौन आ रहा है, चेक करो। ए। ठीक है। एंड ए सी के सामने कौन आ रहा है, बोलो? बी आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को बेस मान सकते हैं हमारी सहूलियत के हिसाब से, जो भी साइड आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में गिवन है। सपोज करो बीसी की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो आप बीसी को बेस मान सकते हो। सपोज करो ए बी की लेंथ गिवन है, बीसी की नहीं गिवन है, ए बी की लेंथ गिवन है कल को 6 सेंटीमीटर, तो आप इसको भी बेस मान सकते हो। और ऐसा आप किसी भी पॉलीगन में कर सकते हो, नॉट ओनली इन ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी पॉलीगन में आप उसकी किसी एक साइड को बेस मान सकते हो, साइड को ही मान सकते हो, याद रखना, बेस। ठीक है, कल को मान लो एसी गिवन है, तो आप एसी को भी बेस मान सकते हो। पर शर्त यह है कि जो बेस आप मानते हो अल्टीट्यूड या हाइट, अल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है? हाइट, भी आपको उसी के रेफरेंस में लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बेस माना है बीसी को,
तो बीसी के रेफरेंस में हाइट बनेगी बीसी के सामने वाले वर्टेक्स से, यानी ए से। तो ए से जब मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये जो लाइन सेगमेंट बनी एडी, ये एडी मानी जाएगी हाइट। बीसी के रेफरेंस में ये एडी हाइट मानी जाएगी। सपोज करो किसी ने कहा सर मेरे को बेस ए बी मानना है, तो फिर तेरी हाइट भी अलग होगी। इस ट्रायंगल के हिसाब से ए बी बेस के हिसाब से हाइट भी डिफरेंट होगी। वो कहां से बनेगी? सी से। हमेशा हाइट कब बनती है? जिस जो भी बेस आप मान रहे हो उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचकर बनती है। ठीक है, तो सी से मैं परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये हो गई इसकी हाइट। फाइन। और किसी ने कहा सर ए सी को बेस माने तो ए सी के सामने कौन सा वर्टेक्स फॉल होता है? बी। तो बी से जब आप परपेंडिकुलर खींचोगे लाइक दिस, तो लेट्स से ये क्या था? ए डी था, तो बी से ई मान लो और सी से एफ मान लो। तो ये तीन हाइट्स बन गई मेरी। हर एक साइड की अलग अलग हाइट है। लाइक ए बी की हाइट कौन सी है बताना जरा? ए बी के हिसाब से हाइट कौन सी है बोलो? सी एफ, ऊपर लिख देता हूं मैं। बी सी के हिसाब से हाइट कौन सी है बोलो? ए डी। और फिर ए सी के हिसाब से हाइट कौन सी है बोलो? ए सी के हिसाब से बीई, राइट। अब जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप जो बेस ले रहे हो हाइट भी उसी की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेस आपने ले लिया ए बी, तो ए बी के हिसाब से हाइट कौन सी थी? सी एफ, तो आप हाइट लोगे सी एफ। अगर आपने ले लिया कि हाफ इंटू बेस आपने ले लिया बी सी, तो बी सी के हिसाब से हाइट कौन सी थी? ए डी ले लोगे आप। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने हाइट आपकी बेस ले ली ए सी, तो ए सी के हिसाब से हाइट कौन सी है बोलो? बीई। और ताजुब की बात यह है कि इन तीनों से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि एरिया है तो इसी ट्राइंगल का। जैसे इसको बेस लेके मानो या इसको बेस लेके मानो या एरिया का मतलब क्या होता है? उसके अंदर का ये खाली क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है ना? तो वो एरिया तो सेम ही रहेगा। अगर मैं बेस इसको मान लूंगा तो ट्राइंगल थोड़ा ना छोटा बड़ा हो जाएगा। या इसको बेस मान लूंगा तो भी एरिया तो उतना ही है ना, उसके अंदर का जगह तो उतनी है उसके अंदर। तो तीनों से सेम आंसर मिलेगा आपको। समझ आया? तो मैं कह सकता हूं और मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के ये तीन फॉर्मूले बन गए हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये लॉजिक सबको समझ में आया? ऑल्सो ये तीनों हाइट जहां पे टकराती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोई बता सकता है? लेट्स से इसको मैं पी कह दूं, तो इस पी पॉइंट का नाम क्या होता है? मतलब डेफिनेशन वाइज, जहां पे तीनों अल्टीट्यूड्स के दो या तीनों हाइट्स के दो ट्राइंगल की इंटरसेक्ट करती हैं, और हमेशा एक एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी। आपके माइंड में ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि सर करेंगी, तो करेंगी, हमेशा करेंगी। मतलब कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? कॉन्करेंट का मतलब होता है जब तीन लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उन तीनों लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस बोला जाता है। तो ये तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होंगी, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी हो सकता था कि एक हाइट ऐसे निकल जाए, एक हाइट ऐसे निकल जाए और एक हाइट ऐसे निकल जाए, तो तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, तो ये कॉन्करेंट नहीं कहलाती। लेकिन ट्राइंगल के तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होती हैं। और जिस पॉइंट पर वो टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर, करेक्ट, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। नहीं कह सकते। मिड पॉइंट का मतलब तो होता है बीच, मतलब लेंथ का आधा वाला पॉइंट। तो वो तो किसी का भी हो सकता है। उसमें जरूरी है कि हाइट ही हो। बेस का भी मिड पॉइंट हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एपी और पीडी बराबर, ऐसा नहीं है। अगर ये इसका मिड पॉइंट होता तो पी से ऊपर की लेंथ और पी से नीचे की लेंथ बराबर होती ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका मिड पॉइंट। इत्तेफाक से किसी में आ रहा है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा। ओके, क्लियर है? ये सारी नॉलेज क्लियर है? अब सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो ये तो हमको पहले ही आता था। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये सारे लॉजिक पहले से पता होंगे जो भी मैंने रिवाइज करवाए। तो फिर नया क्या है? नया ये है कि ना तो मैं आपको बेस दूंगा ना हाइट दूंगा, ना एबी की लेंथ दूंगा ना सीएफ की लेंथ दूंगा ना बीसी की लेंथ दूंगा ना एडी की दूंगा ना एसी की दूंगा बी की, फिर भी मैं आपसे एरिया पूछूंगा। तो फिर मैं आपको दूंगा क्या? मैं आपको इसके तीन वर्टिसेस के 6 कोऑर्डिनेट्स दूंगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ए के समथिंग समथिंग x1 कोमा y1 कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा, बी के समथिंग समथिंग x2 कोमा y2 एंड सी के x3 कोमा y2। तो टॉपिक का नाम यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें अगर उसके तीन वर्टिसेस के 6 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तब। समझ आया? तो एक फॉर्मूला, हाँ। ना ना, वो तो फिर देखो एक जुगाड़ू तरीका हो गया कि आप इसको ग्राफ में प्लॉट करो, फिर बेस नापो, फिर हाइट बनाओ। काफी लेंदी तरीका हो गया ना वो तो। हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला सीखेंगे। ओके, रेडी? फॉर्मूला सीखने के लिए रेडी हैं सारे? क्या करूं? एक मिनट रुको। कौन कह रहा है रहने दो? हाँ, बोलो क्या कर रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? हो गया? चलो। सेक्शन
स्पेशल केस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो फॉर्मूला जो आप देख रहे हो वो एक बार में आपको देखने में बड़ा भयानक लगेगा और ऐसा लगेगा कि सर ये तो कैसे याद होगा। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, इफ देयर इज अ ट्राइंगल गिवन ए बी सी। तो एक पॉइंट, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 आर गिवन। ठीक है, लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी दिस ये मान लिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय अ फॉर्मूला एज फॉलोस। ये फॉर्मूला देखो सब रीड करो। हाफ तो लगेगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, तो हाफ तो लगता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप याद करो, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला और सीखा है 9th क्लास में, जब तीनों साइड्स गिवन हो, यानी तीनों बेस गिवन हो, हाइट एक भी ना गिवन हो, तीनों ही बेस गिवन हो, ए बी बी सी ए सी। तो उस फॉर्मूले का नाम क्या है? हीरॉन्स फॉर्मूला। तो हीरॉन्स फॉर्मूला में भी याद करो हाफ रहता था क्या? नहीं रहता था, क्योंकि अपन जब कन्वर्ट करते थे तो वो हाफ कन्वर्ट हो जाता था और स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला बन जाता था। लेकिन अभी अपन जो फॉर्मूला लेके आए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें हाफ था, तो ये हाफ एज इट इज लगेगा। और बेस इंटू हाइट की जगह ये 6 कोऑर्डिनेट्स का एक कॉम्बिनेशन यूज होगा। एक बार रीड आउट करते हैं। x1 इंटू y2 - y3, x2 इंटू y3 - y1, x3 इंटू y1 - y2, और फिर तीनों को जोड़ना है। बोलो याद हो गया क्या? अब देखो कैसे याद करना है इसको। चलो इधर इधर देखो, कैसे याद करना है अपने को। अपने को एक्स कोऑर्डिनेट्स तो बाहर रखने हैं, x1 x2। भाई 3 x कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स तो बाहर रखने हैं, बिल्कुल बिल्कुल आउटसाइड रखने हैं। और वाई कोऑर्डिनेट्स अंदर रखने हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट्स अंदर रखें तो कौन से किसके साथ लगाएं? तो देखो, ये क्या है 1, तो 1 के बाद क्या आता है? और 2 के बाद क्या आता है? तो y2 - y3, याद हुआ? ठीक है। ये क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आता है? और 3 के बाद वैसे 4 आता है, लेकिन घूम के वापस क्या आएगा? 1, तो y3 - y1, समझ आया? और ये क्या है 3, तो 3 के बाद अगेन 1 आएगा घूम के, और 1 के बाद 2, और फाइनली इन सबको ऐड कर देना है। तो इतना दिखने में जितना मुश्किल है, लेकिन यूज करने में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको क्या गिनती बोलनी है, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, मतलब आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना। जैसे मैं 1 पे हूं तो आगे जाऊंगा 2 3, अगर मैं 2 पे हूं तो पीछे 1 पे नहीं है ना, आगे जाना है 3, और फिर 3 के आगे 1। और ऑलरेडी मैं 3 पे हूं तो 3 के आगे जाना है 1, पीछे 2 1 नहीं करना, 1 2 करना है। ओके। और फाइनली एक दो ये डंडे लगे हुए हैं इस पे, ये डंडे का मीनिंग पता है किसी को? नहीं, ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट होता तो ऐसा होता ही है। ब्रैकेट होता ना तो ये ऐसा होता, ऐसे, बिग ब्रेसेस। अगर ये बिग ब्रेसेस नहीं होते, स्मॉल ब्रेसेस होते तो ऐसे होते, और स्मॉल ब्रेसेस नहीं होते, करली ब्रेसेस होते तो ये ऐसे होते। पर ये तीनों में से कुछ नहीं है, ये तो कुछ अलग ही चीज है। क्या मीनिंग होता है इसका? बुक में तो टॉपिक ही नहीं है ना। तो अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो सबसे नहीं होगा क्या? तो 1/2, तो अगर मैं ब्रैकेट लगा देता तो भी सबसे मल्टीप्लाई होता, यही क्यों लगाया इसने, इसका क्या मीनिंग? अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता तो भी ये 1/2 से सबसे मल्टीप्लाई हो जाता ना। तो ये ब्रैकेट ना लगा के नई चीज क्यों लगाई इसने? अभी बताते हैं, बुक को छोड़ो, एक बार ये बताओ, नया ट्राई करके देखा ना। आपने एक वर्ड सुना है, एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू सुना है? शायद 7th 8th क्लास में सीखा हो, 6th 7th क्लास में। नहीं सीखा? एब्सोल्यूट वैल्यू वर्ड ही नहीं सुना? हाँ, आपने सुना है ना? क्या मीनिंग होता है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू? नहीं, मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है उस वैल्यू का साइन इग्नोर करने के बाद जो वैल्यू मिले। लाइक मैंने कहा 3 और मैंने कहा -3, तो जब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो 3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 निकलेगी और -3 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 निकलेगी। दैट मीन्स इग्नोरिंग द साइन। केवल क्वांटिटी वैल्यू बताओ उसकी, उसको वो प्लस में या माइनस में, इस चीज को इग्नोर करके केवल वैल्यू बताओ, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका आंसर इन केस नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो नेगेटिव भी होते हैं। भाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव होते होते तब तो अपन कह देते हैं कि साहब ये पॉजिटिव ही आएगा, और बीच में देखो माइनस भी है, तो हो सकता है छोटे में से बड़ा माइनस हो जाए। तो इसका आंसर इन केस नेगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 से सीधे सीधे गुणा कर दो। बट अगर नेगेटिव आ जाए, मान लो -30 आ जाए, तो 1/2 को -30 से गुणा कराएंगे तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा।
तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के इसको पहले पॉजिटिव, इसकी केवल हम क्वांटिटी गिनेंगे 30, और हाफ से 30 को मल्टीप्लाई कराएंगे, -30 को नहीं। तो इधर जो भी हो रहा है उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगेगा। 11th क्लास में यही चीज आगे चल के इसका नाम बदल के हो जाएगा मॉड्यूलस, इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी क्लास 10th लेवल पे हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके। और इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बट एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के उस नेगेटिविटी वाले पोर्शन को हटा देते हैं। ओके, क्लियर। अब कोई कहे कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके पीछे का राज क्या है, हैं? ये फॉर्मूला कहां से रेडी मिला? हम्म। तो देखो, ये ट्राइंगल इधर देखो स्क्रीन पे, शॉर्ट में समझो। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो अगर बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो बी से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं बी डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ? देख के क्यों बता रहे हो, सोच के बताओ भाई। बी और डी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि दोनों बराबर की दूरी पर हैं वाई एक्सिस से। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, वाई एक्सिस से दूरी। तो दोनों पॉइंट्स की वाई एक्सिस से दूरी बराबर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो बराबर होगा, और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ला कर रही है। सिमिलरली ए वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर खींचा नीचे और ई नाम दे दिया उसको, तो उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली सी से अगर परपेंडिकुलर खींचे तो एफ कोऑर्डिनेट, एफ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हो जाएंगे x3 कॉमा। ये चीज समझ में? अब इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करें, सवाल है ये। किस पार्ट का? इस पार्ट। एक तो ये पार्ट है ना, और एक ये पार्ट, ये दोनों पार्ट अगर हम कंपाइल कर लें तो बन जाएगा ट्राइंगल का एरिया, बताओ बन जाएगा? थोड़ी मेरी ड्राइंग वीक है, ठीक है ना, बन जाएगा। अब उसके लिए क्या करें, लगाओ जुगाड़। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं अगर मैं ABDE, दिख रहा है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूं पूरे का, ठीक है, पूरा निकाल लिया मैंने, फाइन, समझ आया। साथ में मैं ये बगल वाला ट्रेपेजियम एक और है ना इस साइड, उसका एरिया निकाल लूं। लेट्स से इसको ग्रीन पोर्शन से शेड कर देता हूं, ये क्या नाम है इसका, AEFC, दिख रहा है। ये वाला एरिया भी निकाल लूं, निकाल लिया, बोलो। लेफ्ट राइट दोनों निकाल लिए ना। तो इन लेफ्ट राइट का एरिया निकालने से ट्राइंगल का एरिया तो कंप्लीट हो गया, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया तो कंप्लीट हो गया, पर साथ में कुछ एरिया और शामिल हो गया जो मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो जो मुझे नहीं चाहिए वो हटाना पड़ेगा। तो मैं ये नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया हटा दूं, कौन सा वाला, BDFC, ये वाला एरिया अगर मैं हटा दूं, उन दोनों का ऐड करके ये वाला माइनस कर दूं, बोलो, तो जो एरिया बचेगा वो ये ट्रायंगुलर रीजन होगा कि नहीं होगा? ये ट्रायंगुलर रीजन बच जाएगा फिर ऊपर वाला। बस ये लॉजिक यूज करना है। एरिया ऑफ, यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम्स बन रहे हैं, तो तीनों ट्रेपेजियम के एरिया को आपको निकालना है पहले। पहले ट्रेपेजियम बनेगा ABDE। अब ये ट्रेपेजियम है या नहीं है वो कैसे पता चला? ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, बोलो? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, और अदर पेयर क्या होता है, नॉन पैरेलल होता है, राइट। तो इस वाले में कौन सा पेयर पैरेलल है, BD और AE पैरेलल है, और DE और AB नॉन पैरेलल है। दूसरे वाले ट्रेपेजियम में आ जाओ, AE और CF पैरेलल है, और AC और EF नॉन पैरेलल है। और तीसरा ट्रेपेजियम जो नीचे दिख रहा है ये वाला, इसमें BC और DF तो नॉन पैरेलल है, लेकिन BD और CF ये दोनों पैरेलल। ओके। और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं वो कौन बताएगा, क्योंकि 3 ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो 3 ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला भी तो चाहिए। बेस इंटू हाइट ट्रेपेजियम का एरिया नहीं होता, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स अपोजिट हो उसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट से नहीं निकलेगा। हाफ केवल ट्राइंगल में होगा, फिक्स कर लो। नहीं, ट्रेपेजियम में भी होगा। सही कह रहे हैं, सही कह रही है। हाँ बोलो। हाफ इंटू व्हाट? क्योंकि जब हम उसको काटेंगे तो ट्राइंगुलर रीजन, हाँ।
दूसरे वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू है, दो ट्रायंगल में तोड़ दिया सर हमने इसको, है ना। ऐसे। चलो, द फॉर्मूला इज, बेटा याद होनी चाहिए, देखो ये छोटी मोटी चीजें, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि सर ये हमारे कोर्स में तो नहीं है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना भाई, 10th क्लास में पढ़ते हो, याद होना चाहिए। हाफ इंटू, वैसे तो उसको बोलते हैं हाइट, ठीक है, लेकिन उस हाइट को यहाँ पे ट्रेपेजियम के केस में दूसरे नाम से बुलाया जाता है, वो है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। जो, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगी वही एक्चुअली हाइट होगी यहाँ पे, है ना। इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड्स का सम कर लो, नॉन पैरेलल का मत कर देना, पैरेलल साइड्स का सम कर दो, और उन पैरेलल साइड्स के बीच की जो दूरी होगी उससे गुणा करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब चलो निकालते हैं हम। ए, और हमको क्या बताए किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ग्राफ नहीं है बेटा हमारे पास, ये तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं। ये ट्रायंगल कल को और ऊंचा हो सकता है, कल को आधा अधूरा इधर हो सकता है कल को इसका एक कोना इसमें घुसा हुआ हो, ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई सा भी ट्रायंगल हो, फॉर्मूला तो सबके लिए रेडी करना है ना। हम एक स्पेसिफिक थोड़ा ना ले सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ठीक है। हाँ, आपको फॉर्मूला आ गया ना, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप इस वाले ट्रिपेजियम का एरिया बताओ, तन्मय। ए, बी, डी और ई, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है इसमें, बी डी और ए, तो बी डी प्लस ए, बी डी प्लस ए, और फिर इंटू इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि डीई, इन दोनों के बीच की दूरी डीई है ना, बोलो है, डी। ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब हर्षिता बताएगी इस वाले ट्रायंगल का, ट्रेपेजियम का एरिया। सेकंड, इधर आ जाओ, राइट साइड में जो है, ए, ई, एफ, सी, यानी ये वाला पोर्शन, ये पूरा, ये ट्रेपेजियम का एरिया बताओ, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम करो। पैरेलल साइड कौन सी है, ए, ई, और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी है, सी, एफ। क्या हुआ, ए प्लस सी एफ, एंड इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कह देंगे हम, ई एफ। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी को क्या कह देंगे हम, ई से लेके एफ तक की जो दूरी है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है ना, ई एफ। हाँ चलो, आपको डाउट हो रहा है, अब आप ही बताओगे तीसरे का। तीसरा ट्रेपेजियम है हमारे पास, थर्ड एंड द लास्ट ट्रेपेजियम, ये नीचे वाला जिसको हम फाइनली माइनस करेंगे, इन दोनों को तो जोड़ेंगे, इन दोनों का एरिया तो जोड़ेंगे, और ये वाला माइनस करेंगे, है ना, नीचे वाला, बी, ई, बी डी एफ सी। इसमें बताओ हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम करो, बी डी प्लस सी एफ, है ना, बी डी प्लस सी एफ, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी से लेके एफ, यानी कि डी एफ। ओके फाइन, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इन सबको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करो, मुझे बताओ बी से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, चेक करो, 2 ही मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। बी से लेके डी तक की लंबाई कितनी है, देखो ना फिगर में, बी से लेके डी तक की लंबाई x2 नहीं है क्या, नहीं सॉरी y2 नहीं है क्या, हाइट क्या होती है, जो y कोऑर्डिनेट होगा बी पॉइंट का उतनी तो हाइट होगी ना ऊपर उसकी, बोलो, होगी कि नहीं होगी। भाई ये परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस से, तो अगर ये एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से अगर वाई कोऑर्डिनेट ले लें तो वाई कोऑर्डिनेट ही तो उसकी हाइट होगी, तो y2 डाल दूं मैं बीडी की जगह, बीडी की जगह y2 डाल दूं, बोलो। ठीक है, और ए ई बताओ, ए से लेके ई तक की हाइट कितनी होगी, y1 होगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं y1 डाल दूं, और बीडी एक जगह और था तो वहां पर भी y2 डाल दो, और ए भी दो जगह है ये रहा, तो ए की जगह क्या डालना है आपको, y1, दोनों जगह y1 डाल दो, y1 y1, और सी एफ की लंबाई y3, सी एफ की लंबाई y3, मतलब जो हाइट है वो y3, तो इन दोनों की जगह क्या डाल दो, y3। डन। अब डीई, ई एफ और डी एफ कैसे निकालें, सो डी से लेके ए तक की लंबाई कैसे निकालेंगे, सोचो, डी से लेके ए तक, क्या था यहाँ पे, डी से लेके ई, डी ई, हाँ डी से लेके ई तक की लंबाई, ये लंबाई कैसे निकालें, मतलब ये लेंथ कैसे निकालें,
x1 माइनस x2। भाई x1 लेंथ क्या है पूरी यहां से लेके यहां तक, और x2 लेंथ क्या है यहां से लेके यहां तक, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो ये बीच का गैप आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम इसको, बोलो। x2 माइनस x1। वेरी गुड। x2 माइनस x1। हाँ प्रिंस बताओ, ई से लेके एफ तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? ई से लेके एफ तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? हाँ उल्टा कर दिया, सॉरी, x1 माइनस x2 आएगा, यस। x1 माइनस x2, हाँ बोलो। ई से लेके एफ तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? ई से लेके एफ। एक्स जीरो कहाँ दिख रहा है? कहीं पे भी लिखा हुआ है x0? x3 है वो। हाँ, x3 माइनस x1। x3 माइनस, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा दो, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और क्या। हाँ जी, डी से लेके एफ तक की लंबाई बताओ। डी से लेके एफ टोटल x3 माइनस x2। अब देखो इन सबको, इन ये एक ट्रेपेजियम का एरिया, ये दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया, और ये तीसरे ट्रेपेजियम, क्या करना है, इन दोनों को तो जोड़ना है, और तीसरे वाले को, तो तीनों में ही 1/2 1/2 1/2 तो आएगा कॉमन, तो 1/2 तो ले लेंगे हम बिल्कुल बाहर, और फिर 1 to 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे y2 प्लस y1 को x1 माइनस x2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, y2 x1, y2 x2, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये घूम फिर के जो लास्ट में बचेगा ना हाफ के अलावा मेरे पास अंदर, वो यही बचेगा जो कि यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पोर्शन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी लॉजिक समझ में आ गया। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला रेडी करते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट का मतलब वही होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पहले वाले ट्रेपेजियम का एरिया y2 प्लस y1 अभी किया था हमने, फिर दूसरे वाले का ऐसा है, तीसरे वाले का ऐसा है। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे प्रोसेस है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप घर पे सॉल्व करते हो तो कहीं कुछ गलती आती है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, है ना। पहले सबको सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये सारी टर्म्स बन गई, फिर कुछ 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 टर्म्स कट भी जाएंगी, इसमें से एज इट इज आएंगी, तो लास्ट में ये टर्म्स बचेंगे हमारे पास छह। तो छह टर्म्स में से आप x1 वाली टर्म कौन सी है, एक और एक, इसमें से x1 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा y2 माइनस y3। फिर x2 वाली भी दो टर्म्स होंगी, ये और कहाँ है ये, इन दोनों में से आप x2 कॉमन ले लोगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या ले लोगे, x2 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा y3 माइनस y1। और x3 वाली भी दो टर्म्स बच जाएंगी, सब कट जाएंगी बाकी एक दूसरे से। तो x3 वाली कौन सी है, x3 वाली ये रही, इसमें से हम x3 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास y1 माइनस, और फिर फाइनली हम इस ब्रैकेट को किस में चेंज कर देंगे, मॉडुलस में चेंज, सॉरी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि हमको एक ऐसा फॉर्मूला रेडी करना है जो हमको आगे के लिए याद रहे। तो हम अगर अभी 1 2 3 ऐसे याद रखें, आप कोई तो ऐसे भी कह सकता है कि सर y1 कॉमन ले लो इनमें से, तो वो भी ले सकते हैं, y1 कॉमन कर लेते हैं कुछ, लेकिन फिर फॉर्मूला जो रेडी रहेगा वो हमको याद रहता है कि नहीं रहता। और ये फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला हमको जो एनसीईआरटी ने दिया है याद करने के लिए, तो हम वो फॉर्मूला बना रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना। हाँ, फाइनली हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये अंदर वाली चीज नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब मैं अगर आपको एक ट्राइंगल दे दूं, उसके 3 वर्टिसेस दे दूं, तो ये पुट करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकते हैं, आपने क्लास 9th में इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा है पहले ही चैप्टर में। √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा, याद करो स्पाइरल वाले तरीके से। तो नंबर लाइन पे वो भी एग्जिस्ट करता है, करता है तो आ सकते हैं। इनको, इनको, एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ। हाँ, तो उसका रूट नहीं हटाना, उसका नेगेटिव साइन हटाना है। मान लो कि अंदर आ जाता है √2, तो √2 बन के बाहर आएगा, 1/2 इंटू √2 कर देना। लेकिन अगर अंदर आ जाता है -√2, तो उसका माइनस साइन हटाना है, बस एब्सोल्यूट वैल्यू में केवल और केवल नेगेटिव साइन को हटाना है। बाकी कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, जैसा है वैसा ही रखना है, रूट में है तो रूट में ही रखना। ओके, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये नहीं कि रूट उड़ा दो उसका। ठीक है, केवल नेगेटिव साइन उड़ाना है। हाँ जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया, फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट नोट है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टिसेस कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, लाइंग ऑन द सेम लाइन हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा। आएगा क्या, कैसे आएगा सब, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बना।
लेकिन जीरो ही क्यों आएगा वो समझो। सपोज करो ये ट्राइंगल है, ओके, ए बी सी, जो मर्जी आ रही है, इसका एरिया कुछ मान लो, क्या मानते हो उसका एरिया कितना होगा? 86 स्क्वायर यूनिट्स मानता है ये। 86 यहां लिख देता हूं मैं, 86 है ना, स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर मैं इसमें से ये जो ए वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं, यहां से यहां ले आऊं, तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोलो। तो अब जो ये नया वाला ट्रायंगल बना है एबीसी, उसका एरिया पीछे पिछले वाले से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो कम होगा तो 86 से कम जो भी मर्जी आए मान लो, 50 हो गया, चलो 50 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। अब अगर इस ए को थोड़ा सा और नीचे खिसका दें, यहां ले आए, तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा और सूख गया, बोले तो पतला हो गया, डाइटिंग पे है ना। तो अब इसका एरिया और पीछे वाले से कम होगा, 50 है तो कुछ 50 से कम कुछ भी हो जाएगा, 20 हो जाएगा अंदाजे से। और नीचे ले आओ, 5 ही रह गया, 5 ही रह गया। तो वो चीज समझ में नहीं आती कि वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है। देखो एक तो मैं सीधे कह दूं कि ए को नीचे ले आओ तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको कम होता होता दिखेगा ना, अरे 50 से 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा अरे यार तो जीरो हो सकता है क्योंकि ये कम हो रहा है। ओके, तो ऐसे करते 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 अगर मैं बीसी के ऊपर ही ए को फिट कर दूं, यानी इन तीनों को कोलिनियर कर दूं, तो मानते हो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, दैट मीन्स उसका एरिया जीरो हो जाएगा। तो मानते हो कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टिसेस ए बी सी कहाँ हो, कोलिनियर हो, तो उसका एरिया क्या होता है? जीरो। अब अगर आपको कोई कहता है कि प्रूव करो कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो क्या करोगे? इसका एरिया निकाल लो, अगर एरिया जीरो है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, और एरिया जीरो नहीं है कुछ भी है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, फिर वो ट्राइंगल बनाएंगे। ये फॉर्मूला से भी दिया ना। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे ना हम आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट्स देंगे, उसको एक ट्रायंगल मानते हुए उसका एरिया निकाल लो। एरिया अगर कुछ भी निकलता है तो ठीक है ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन एरिया अगर जीरो निकलता है तो मान लेना कि वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, यानी ये कोलिनियर। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो उसके लिए तो फिर हाइट और बेस चाहिए। वो देगा तो निकालेंगे, वो देगा ही नहीं तो वो कोऑर्डिनेट्स देगा, तो उससे तो ना कहेंगे ये ले जाओ और हमको तो हाइट और बेस ही दे। उसका एरिया जीरो है प्रूव करो, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूव करना है बेटा। फिर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना, अगर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला देखो, साइड्स गिवन हो तो हीरोन्स फॉर्मूला है, हाइट और बेस गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, वर्टिसेस गिवन हो तो अभी फॉर्मूला दे दिया, अब तीनों में से कुछ तो देगा। नहीं दे तो केस कर देना कि कुछ भी नहीं दे रहा, बस ले ही ले रहा है। ठीक है, तीनों में से एक चीज तो देगा वो। चलो, तो मेरी तरफ से इस चैप्टर से रिलेटेड जो नॉलेज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वो बता सकता हूँ, जो आपको आगे आने वाले करियर में काम आएंगे, वो मैं बता चुका हूँ। आपकी तरफ से कुछ और सवाल हो तो पूछ सकते हो इस टॉपिक से या कुछ। हाँ, टेस्ट पेपर में ये नहीं आएगा क्योंकि ऑथेंटिकली ये आउट ऑफ कोर्स है। बट देखो इनडायरेक्टली ये कभी भी कहीं भी आ सकता है, इवन क्लास 10th में भी कभी भी आ सकता है ना इनडायरेक्टली। डायरेक्ट तो क्वेश्चन ही आएगा कि निकालो एरिया, पर इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ जाए, तो याद रखना है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट टुमारो। कल चाहे से दुनिया इधर की इधर हो जाए, टेस्ट होके रहेगा, बारिश हो जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, पहुंचना है यहाँ पे कैसे भी करके। ट्रेन होती तो नहीं जाती हो क्या? मान लो ट्रेन होती है, मान लो फ्लाइट है आपकी, 15,000 रुपये खर्च किए उस फ्लाइट के, तो छोड़ दोगे क्या उस फ्लाइट को? भी बारिश आ रही नहीं जा रहा, करोगे ना मैनेज? जयपुर तक भी जाओगे मुझे पता है, तो ये तो इंदिरा कॉलोनी तक ही आना है। जाओ अब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।